अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हमने जो है स्टोइकियोमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी जो हमने कर लिए थे। ठीक है, ये एमसीक्यूज जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट डाउ जेएसएमयू एसआईयूटी केयू इनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बीएसएन हो गया, एलाइड हेल्थ साइंस की टेस्ट होगी, डीपीटी या डीफॉर्म की, सबकी टेस्ट वैसे जनरली एक ही आती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, फर्स्ट जो है हम पहले मैंने आपको बताया कि जो है हर चैप्टर के स्टार्ट में जैसे मेरी जो है मतलब एक आदत रही है कि आपको जो है उसका बैकग्राउंड बता दूं कि वो कैप कहाँ से आई है। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है। तो एटम जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बल्कि दो वर्ड हैं। ठीक है ना, ए का मतलब होता है नॉन, और जो है टॉम का मतलब होता है कटेबल। ऐसी चीज़ जो नॉन कटेबल हो उसको जो है हम एटम कह रहे होते हैं। ठीक है, जब एटम को फर्स्ट मतलब एज ए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था तो ये कहा गया था कि एटम ऐसी चीज़ है मैटर की स्मॉलेस्ट जो कि कट नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख लें फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जॉब्स एंड डेमोक्रेटस। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने कहा था कि मैटर का जो है ना, मैटर जो है कंसिस्ट करता है स्मॉल पार्टिकल पे जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है जी, और ये फिलोसफिकल एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद आए जॉन डाल्टन। ठीक है, उनका कहना था कि उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को रिवाइज करा और विद द साइंटिफिक बेसिस। ये पहला जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेटिस का उनका फिलोसफिकल था। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एटम एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि फंडामेंटल यूनिट है मैटर का। ठीक है जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है डेट्स हैं ये आप याद रख लें। ठीक है, और ये जो है एमसीक्यूज में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। ईयर बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि जे जे थॉमसन है, इन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करी थी। ठीक है, क्रूक्स ट्यूब में, क्रूक्स साइंटिस्ट का नाम था इसलिए जो है उसने जो ट्यूब बनाई थी उसको क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है मिलिकन। मिलिकन ने क्या करा था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट करा था। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, उन्होंने क्या करा था, न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था और बताया था कि न्यूक्लियस जो है डेंस पार्टिकल होता है। एटम का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेम्स चैडविक। यहाँ पे जो है जेम्स चैडविक क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि उन पे जो है कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, मैटर वैसे तो बहुत ही सारे पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो तीन हैं सिर्फ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का मास ये रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास ये रहेगा और न्यूट्रॉन का मास ये रहेगा। ठीक है, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, अगर यही मास हम ग्राम्स में देखें, ठीक है, तो क्या आएगा, 9.1 इंटू 10 पावर 28। ठीक है, किलोग्राम जिसको हम कहते हैं। सही है, और प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10 पावर-24, और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 पावर-26। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अप्रोक्स मास जो है सिमिलर मतलब कंसीडर किया जाता है, इतना वेरिएशन नहीं रखे। ठीक है ना, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे जे थॉमसन ने 1897 में, गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी करी और न्यूट्रॉन की जो है जेम्स चैडविक ने करी। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम जो है, मैं जब कहूँ ना कि ये साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं तो साइंटिस्ट का नाम जो है आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगी साइंटिस्ट मैं आपको बता दूंगा। सही है, बाकी ये जो है टेस्ट में पूछे जाते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, बेसिक एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई मसला? ठीक है, आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को जो है बेसिकली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ले ने जो है एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को कह रहे होते हैं। जो जितने भी जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं ना उसको हम जो कह रहे होते हैं एटॉमिक नंबर। सही है, और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो काउंट होता है ना एटम में वो हमेशा इक्वल होता है अनटिल एंड अनलेस जो है वो कोई आइन फॉर्म ना करे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर क्या है, हमें जैसे बताया कि एटम का जो है मास कहाँ कंसीडर किया जाता है, मतलब होता है सेंटर में ना। सेंटर को क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ज़्यादातर। ठीक है,
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, उसको हम कहते हैं मास नंबर, और उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके सिंबल्स भी याद रखिएगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है। ठीक है, उसके बाद है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे मतलब कह लें कि एक ही एलिमेंट के जो है डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जिसमें जो है न्यूट्रॉन्स नंबर जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लें हाइड्रोजन के जो है ना 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटियम में एक होता है, ट्राइटियम में 2 होते हैं। ठीक है, तो प्रोटियम का अगर मैं मास कहूँ, एटॉमिक मास, तो कितना होगा? जरा मुझे बताएं। न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटियम का मास कितना होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। एक, ठीक है ना। और ड्यूटियम का? वहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों का सम करेंगे तो 2। और ट्राइटियम का? 3। ठीक है ना, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। सही है। उसके बाद जो है एटॉमिक थ्योरीज आई, रदरफोर्ड वगैरह जो है, इन्होंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वगैरह दिए। बहरहाल फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो है पहले थ्योरी दी थी। ठीक है, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है हमारे नील बोहर साइंटिस्ट आए। उन्होंने जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए हैं, जिसमें से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ये पॉस्टुलेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद अ डेफिनेट एनर्जी। बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं और उनकी जो है फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, डेफिनेट एनर्जी होती है। ये पहला पॉस्टुलेट है। ठीक है, कौन सा पॉस्टुलेट, कौन सा साइंटिस्ट कह रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। दूसरा पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन नाइदर लॉस और गेन एनर्जी वाइल इन स्टेबल ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल होता है ऑर्बिट में, तो ना तो वो एनर्जी गेन कर रहा होता है, ना तो वो एनर्जी जो है लॉस कर रहा होता है। ये सेकंड पॉस्टुलेट था। ठीक है, पॉस्टुलेट नंबर 3 है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन ऑर्बिट्स। एनर्जी जो है या तो हम कह लें जो है एब्जॉर्ब होगी या इमिट तब होगी जब जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, और ये इनका जो प्लांक्स, हम कह लें कि प्लांक्स क्वांटम जो थ्योरी थी, उनकी इक्वेशन एनर्जी की जो है, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू, जो मतलब सपोज करें अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो पहले और दूसरे इन ऑर्बिट की जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, और वो कितना होगा? एच म्यू। ठीक है ना, फोटॉन की एनर्जी को कहते हैं। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। ये भी इनका जो है कॉन्सेप्ट था कि ये जो है एक प्रॉपर जो है क्वांटाइज नेचर रखता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंट जो होगा इनका, जिसको हम कहते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, जो कि इक्वल होता है एन के। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। सही है, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये चौथा नंबर पॉस्टुलेट है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। सही है, इससे रिलेटेड जो है हम डेरिवेशन तो जाहिर सी बातें करने वाले हैं नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपने जो है जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं ना, वो आपने याद रखने हैं। अच्छा, बोहर के थ्योरी को जो है एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने जो है कुछ कैलकुलेशंस करी थी, जैसे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, कि nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये एन स्क्वायर को अलग करके, बाकी जो टर्म है ये जो है ए नॉट इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, हम सही है ना। यहाँ पे ए नॉट जो है हमारा इक्वल होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो सपोज करें आपको अगर पूछा जाए कि सेकंड ऑर्बिट में जो है, मतलब nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, सेकंड ऑर्बिट में जो है सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा न्यूक्लियस से लेकर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट की जो है n की वैल्यू रख लेंगे हम 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53। तो ये आपकी जो है इक्वेशन, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये फिर भी फार्मूला याद रख ले। ठीक है, उसके बाद है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये भी याद रख लें फार्मूला, एम ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है पहले ऑर्बिट में, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें जो है
पूछा जाए कि डिफरेंट जो है ऑर्बिट्स में इनकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि कैसे उसकी आएगी। ठीक है, मैं कॉल पिक कर लेता हूँ, क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, एनर्जी जो है nth ऑर्बिट में कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगर हमें कहे कि जो है ना थर्ड ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके और उससे डिवाइड कर लेंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। यही अगर हमें पूछे कि वेव नंबर कितना होगा, ठीक है, सही है, तो n1 गिवन होगा, n2 गिवन होगा हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो फिर उसका वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो है वैल्यू याद रख लें आप, 109678, ठीक है, इसको आपने याद ऐसे रखना है, 109 उसके बाद 6 7 8 है, ठीक है, पर सेंटीमीटर इसका जो है यूनिट होता है। सही है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, ठीक है ना। फार्मूलाज हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा जो है हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर वहाँ जो है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ कैसे जो है कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब फार्मूलाज जो है यहाँ पे देख के आप परेशान ना हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। ये तो थे कि बोहर ने क्या क्या कहा और बोहर के फार्मूलाज क्या थे। अभी लिमिटेशंस क्या है कि बोहर जो है किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये बोहर का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे था, ठीक है। जब हमारे पास दूसरे सपोज कर लें ऐसे कोई स्पीशीज एलिमेंट के आ जाएं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा होंगे, फिर जो है बोहर की थ्योरी जो है अप्लाई नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो है इसका फॉल्ट जो है ये क्या है, ओनली वर्क्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, या लिथियम प्लस टू हो गया। इन तीनों में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे दिए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद बोहर ने कहा था कि इनका जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड जो ये इनका फॉल्ट था कि सर्कुलर ऑर्बिट ओनली डज नॉट अकाउंट फॉर 3D मोशन। अगर हम कहें, ठीक है ना, ये चीज़ 3D में मतलब देखी जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहना और दूसरी बात कि जो है ना मैं कहूँ कि जो है ना ये सर्कल में अगर करता है, ठीक है, तो 3D में जब देखा गया तो ऑर्बिट जो है वो बेसिकली मतलब जैसे कहा गया है वैसे नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट शेप्स के होते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी सही आगे कि ऑर्बिट्स की जो है शेप क्या होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेफिनेट पोजीशन एंड वेलोसिटी। इनके मुताबिक जो है ये एक ही जो है इलेक्ट्रॉन की मतलब रेडियस जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोजीशन भी बता रहे हैं, उसके बाद जो है वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन हेजनबर्ग का क्या कहना है कि आप एक ही इलेक्ट्रॉन की एट द सेम टाइम ना ही पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही उसकी जो है वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसको भी वायलेट करता है, सही है ना। उसके बाद है इग्नोर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो है रेडियस दिया था ना, ठीक है, उस रेडियस से ये जाहिर होता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब एक प्रॉपर जो है सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। और एक सपोज कर लें कि मैं कह लूँ कि यहाँ पे जो है ना उनकी जो मोशन है ना वो वेव वेव नेचर की तरह नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्बिट में है, सही है। तो अगर वेव नेचर की नहीं है, सपोज करो मैं डायग्राम से आपको समझाऊं, ये देख लें, ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, सही है। अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सपोज कर रहे हैं ये हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है ये सपोज करें यहाँ से जो है ना रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये जो है बोहर का कहना था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, वेव नेचर रखता है। तो वेव नेचर जब कोई भी पार्टिकल रखता है तो उसकी मोशन कैसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, ठीक है। और जो है हर पोजीशन पे उसका रेडियस डिफरेंट होगा। यहाँ पे रेडियस यहाँ से लेंगे तो रेडियस डिफरेंट होगा, यहाँ से लेंगे तो डिफरेंट होगा, यहाँ से लेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉपर जो है हम रेडियस नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन बोहर ने क्या करा, एक रेडियस की जो है मतलब एक वैल्यू दे दी कि ये रेडियस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का। और डिफरेंट जो है nth ऑर्बिट के लिए भी दे दिया उन्होंने। तो ये जो है उन्होंने वेव नेचर को भी जो है अपोज किया, सही है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लें
एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जब भी हम कह लें कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी उसने जो है एब्जॉर्ब करी, ठीक है, एनर्जी हाई हो गई तो जो है उसने जो है लोअर स्टेट से जो है हायर स्टेट में जंप करा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है ना, हायर एनर्जी से लोअर जो है एनर्जी में जाता है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो वो जो है एनर्जी एक मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में जो है सपोज करें एनर्जी रिलीज करेगा, तो एच म्यू के फॉर्म में करेगा ना, ठीक है। म्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। उसी वेवलेंथ की वजह से जो है एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, उसी को जो है हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह रहे होते हैं, ठीक है। कह रहे रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटम व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन क्रिएटिंग यूनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और हर जो है एलिमेंट का सपोज कर ले, हर इलेक्ट्रॉन जो है एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा होता है, सही है। अच्छा, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम देख लें, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, कंटेन ऑल वेवलेंथ विदाउट गैप्स, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो है सारी की सारी वेवलेंथ आएंगी, ठीक है। और जो है आप उसमें जो है सपोज कर लें एक कलर है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, और आप एक और दूसरे कलर को जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कलर यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि रेनबो होता है, आप उसमें जो है पता कर सकते हैं कि जो है ब्लू कलर कहाँ खत्म हो रहा है और येलो कलर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, या वायलेट कलर कहाँ खत्म हो रहा है, इंडिगो कलर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब मिक्स्ड होते हैं, सही है ना, समझ में आ रहा है। फोटॉन्स जो है बेसिकली एनर्जी को कहते हैं, ठीक है। एनर्जी के पैकेट्स को जो है ना फोटॉन कह रहे होते हैं। ये फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ फार्मूलाज याद करने होंगे वो मैं जो है ड्यूरिंग एमसीक्यूज आपको बता दूंगा कि ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं, ठीक है। सारे के सारे फार्मूलाज याद नहीं करने होते आपने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, कि डिस्क्रीट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस यूनिक टू ईच अदर, यूनिक टू ईच एलिमेंट, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक सपोज करें स्पेक्ट्रम है कलर, ठीक है, और उसमें जो है आप दो कलर्स को जो है ना प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये कलर जो है कहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सही है ना। और ये हर एलिमेंट का जो है यूनिक होता है, इसीलिए जो है हम इसको फिंगरप्रिंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, सही है ना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सपोज करें अगर आपका कौन से ऑर्बिट से लेकर जो है न्यूक्लियस के करीब करीब वाले कौन से ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है, जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उससे जो है कौन सी हम कह लें कि जो है स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, उसको हम जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। ये है लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन जो है ना, ये टोटल नाम है। इसको आप ऐसे याद करेंगे, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, पहला जो है बी उसका मतलब है बाल्मर, और उसके बाद बी जो आने वाला है उसका मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसकी आपने जो है वेवलेंथ रेंज भी याद रखनी है। पहला जो है ना वो यूवी रेंज में लाया करता है लाइमन, उसके बाद बाल्मर आता है जो कि विजिबल रेंज में लाया करता है, उसके बाद पास्टन आता है जो कि नियर इंफ्रारेड में लाया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आता है जो कि मिड ऑफ द इंफ्रारेड लाया करता है, उसके बाद फार इंफ्रारेड आता है, सॉरी पी फंड आता है जो कि फार इंफ्रारेड में लाया करता है, ठीक है। अगर सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी जो है nth ऑर्बिट से एन फर्स्ट में गिर रहा है, यानी कि जो न्यूक्लियस से अभी मतलब एक न्यूक्लियस है उसके बाद जो ऑर्बिट आने वाला है ना उसको हम एन फर्स्ट कह रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर गिर रहा है ना तो वहां पे जो है लाइमन जो है स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, लाइमन स्पेक्ट्रम। अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट में गिर रहा है तो उसको हम जो है बाल्मर स्पेक्ट्रम वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वहां पे वेवलेंथ की रेंज ये होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट में गिर रहा है तो जो है लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम होगी, अगर सेकंड में गिर रहा है तो बिटवीन 4000 एंड 7000 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है।
और अगर थर्ड में गिर रहा है, ठीक है, तो पास्टन स्पेक्ट्रम होगा और जो है वेवलेंथ की रेंज ये होगी ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ब्रैकेट में और पी फंड में जो है गिवन नहीं है, आप याद भी ना करें तो अच्छा है, ठीक है ना। सही है। मतलब सपोज कर लें, अगर किसी भी, जो मैं कह रहा हूँ कि 5 जो है ना ऑर्बिट से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कौन सा प्रोड्यूस होगा? लाइमन। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो स्पेक्ट्रम कौन सा प्रोड्यूस होगा? बाल्मर। अगर मैं कह रहा हूँ 5 से 3 में गिर रहा है, तो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? पास्टन। अगर 4 में तो फिर ब्रेकिड, और अगर 6 से 5 में गिर रहा है तो पीफन। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बेटा? ये मैं जो है पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, और नोट कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कर लेंगे आप एसेस रख लें जो है ना इसके। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रेकेट, पीफन, और उसकी वेवलेंथ याद रखनी है आपने, ठीक है, कि लाइमन की जो वेवलेंथ होती है वो लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, और बाल्मर की होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। उसके बाद पास्टन की देख लें, ग्रेटर देन 7000, बाकियों की गिवन नहीं है तो आपने याद करनी भी नहीं है, ठीक है। और कौन से ऑर्बिट में गिर रहा है, ठीक है, तब जाके वो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये आपने याद रखना है। सपोज कर ले मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है तो लाइमन, सेकंड में गिर रहा है तो बाल्मर, थर्ड में से गिर रहा है तो पास्टन, फोर्थ में गिर रहा है तो ब्रेकेट, फिफ्थ में गिर रहा है तो पीफन, ठीक है ना। सही है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा, उसके बाद आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, मैक्स प्लैंक से इन्होंने जो है 19th सेंचुरी में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। इनका कहना था कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वो हमेशा एक जो है क्वांटाइज नेचर में होगी, जिसको हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। एक डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। ये मैक्स प्लैंक कांस्टेंट का कहना था, ठीक है। अच्छा, क्वांटाइज नेचर से ये मुराद है कि कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब मैं कह लूँ कि इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता कि जो है ना एनर्जी जो है 1.5 सॉरी फोटोन जो है रिलीज हो गई, ठीक है। या तो एक होगी या दो होगी या तीन होगी, प्रॉपर जो है डिस्क्रीट नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। सही है ना, ये चीज़ें क्लियर है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो है ना 3.5 जो है फोटोन रिलीज हो गए, ठीक है। या तो ये होगा कि 3 फोटोन रिलीज हो रहे हैं या 4 फोटोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट होता है, ठीक है, और यही प्लैंक्स का कहना था। सही है। अच्छा, ये जो फोटोन रिलीज होंगे इनकी एनर्जी का जो है फॉर्मूला ये है E इज टू एच म्यू, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ जो है प्लैंक्स कांस्टेंट लगा देंगे तो एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। एच जो है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप याद रख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 6.625 इंटू 10 पावर 34 -34 जूल सेकेंड। सही है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आएगा आगे। इसको आपने याद कैसे रखना है? 6 का आगे भी 6 ही है, सिंपल 6.625 को छोड़ दें इंटू 10 पावर -34। सही है। उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे जो है ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये डिस्कवर हो रहे थे ना पार्टिकल्स, ठीक है, उन्हीं के दौरान जो है रोंजेट साइंटिस्ट थे, रोंटगेन, वो भी जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को जो है ना मेटल पे जो है, मतलब फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने स्ट्राइक करवाए, उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, और उसी को जो है हम एक्सरे कह रहे होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? वैसे ये याद रखिएगा कि एक्सरे को जो है रोंटगेन रे भी कहते हैं, ठीक है, रोंटगेन रे, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने डिस्कवर करी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? वेवलेंथ जो है इनकी 0.1 टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है, ठीक है, एक्सरे की, और इनकी स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। उसके बाद एक्सरे पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो है ये
अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये गैस को आयनाइज कर सकते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन में क्या है, हम एक्सरे कराने जाते हैं ना, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग एंड कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है। एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है वो भी एक्सरे के थ्रू होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक्सरे डायफ्रेक्शन। ठीक है, कि क्रिस्टल की जो है एनर्जी वगैरह कितनी है, ये जो है एक्सरे से फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी। मैं जब चीज़ें कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ आपने याद रखनी है तो वो चीज़ें याद करें। ठीक है। मेडिकल इमेजिनिंग में जो है एक्सरे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपने याद रखनी है। सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को जो है ना डिस्कवर करा था हेनरी बैकरल ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम याद रख लें आप, हेनरी बैकरल। ठीक है, 1896 में, ईयर भले याद ना रखें, लेकिन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने करा था? हेनरी बैकरल ने। ठीक है, क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या होता है कि बेसिकली अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें 81 से जो भी मतलब जिसका भी एलिमेंट का मास जो है ना हाई हो जाता है ना, तो उनका जो है न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और उससे रीज़न ये उसका फिर काज ये होता है कि वो जो है रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सही है। उसी प्रोसेस को जो हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस से जो है ना रेडिएशन निकलना। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेडिएशन देख लें। कौन कौन सी होती है? अल्फा रे होती है, बीटा रे होती है, गामा रे होती है। ठीक है, इन तीनों के आप नाम याद रख लें, और इनकी प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। एक तो जो है अल्फा रे को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कह रहे होते हैं, ये पॉइंट याद रखनी है आपने। बीटा और जो है ना गामा रे को न्यूट्रॉन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और बीटा रे को हम इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। ठीक है जी। चार्ज में देखें तो अल्फा पे जो है ना हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? दो होते हैं ना, इसलिए इस पे +2 चार्ज है। बीटा पे जो है -1 चार्ज है, और गामा जो हमें पता है न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना। ठीक है। पेनिट्रेशन पावर, ये अभी आप याद रख लें। अल्फा का बहुत लोएस्ट होता है। ठीक है, बीटा का मॉडरेट होता है, गामा का जो है हाईएस्ट होता है। ठीक है जी। आयनाइजेशन पावर याद रख लें आप। अल्फा जो रे होती है वो किसी भी गैस को आयनाइज कर सकती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर होती है इनकी। बीटा रे मॉडरेट होती है। गामा रे जो है लेस, मतलब कह लें कि ना होने के बराबर जो है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी रखती है, मतलब आयनाइज नहीं कर सकती गैसेस को। अच्छा, उसके बाद है स्पीड। अल्फा रे की जो स्पीड होती है ना, वो नियरली 0.1 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, और बीटा रे की 0.9 ऑफ कह लें स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और गामा रे की जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो है आपने याद रखनी है। चार्ट में याद करेंगे ना तो आपको चीज़ें जो है बहुत सारी याद होंगी। अगर यही आप थ्योरी में लिख लें ना चीज़ें, तो आपको कम याद होंगी और आपको लगेगा कि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप चार्ट में चीज़ें याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, और थोड़ा कंटेंट है। कोशिश करें चीज़ों को जो है ना टेबल फॉर्म में बना के रखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि याद करने में ईजी हो। ठीक है। उसके बाद है यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन के जो है यूजेस क्या क्या हैं ये देख लें। मेडिकल डायग्नोसिस में जो है यूज़ होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में कह लें आप। एग्रीकल्चर में ये जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज़ होता है। पीस कंट्रोल में। ठीक है, जीत वगैरह जो होते हैं उनको, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जो है ये रेडिएशन यूज़ हो रही होती हैं। इंडस्ट्री में जो है क्वालिटी कंट्रोल, थिकनेस मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि पेनिट्रेशन पावर क्या होती है इनकी, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन करवाते हैं और फिर जो है देखते हैं कि जो है इनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजी में जो है कार्बन 14 डेटिंग, इससे क्या करते हैं, एजिंग बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी फॉसिल की जो है एज फाइंड आउट करना वगैरह, कार्बन 4 डेटिंग, ये पॉइंट याद रख लें आप। सही है, हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, आज के लिए यही। ठीक है, और चीज़ों को जो है रिवाइज करते रहें, याद करते रहें।
ठीक है, बाकी इसमें से कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बता दें, मैंने पहले भी बता दिया था, टॉपिक बहुत सिंपल रहेगा आज का और कंटेंट बहुत कम रहेगा। ठीक है ना? हमारे पास 10 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह हो पूछ लें। पैकेट्स ऑफ लाइट बेसिकली फोटॉन्स को कह रहे होते हैं। फोटोन मीन्स लाइट एनर्जी को कह रहे होते हैं फोटॉन्स, सही है। ठीक है ना, लाइट भी एक एनर्जी ही है वैसे। सर ये फोटॉन्स क्या हैं सर? लेकिन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तो नियॉन्स होते हैं। ये किसने कह दिया कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है नियॉन्स होते हैं? नियॉन्स जैसा कोई पार्टिकल ही नहीं है वैसे तो, नियॉन जो है गैस होती है। सही है, म्यून होता है, ठीक है, पार्टिकल। नियॉन नहीं होता कोई। ठीक है, फार्मूलाज को लिख के याद कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मैं फार्मूलाज बता दूं आपको कि कौन कौन से याद करने हैं। ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ स्लाइड ताकि देख लें आप। अच्छा, ये जो फार्मूलाज है ना, ये मैं इसको रब करके जो है ना, ये फार्मूलाज आपको कौन कौन से याद करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक ये फार्मूला याद करना है आपने। ठीक है, उसके बाद एक ये फॉर्मूला याद करना है। एन की वैल्यू गिवन होगी, ए नॉट की वैल्यू जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम की होती है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम की आप ये चीज़ याद रखें, मैं बताना भूल गया। एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की पावर 10 जो है, मतलब कह लें कि मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 10 की पावर -10, सॉरी, सही है। और नैनोमीटर में कहें तो 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम, सही है। एक फार्मूला ये याद रखना है आपने, दूसरा फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, और तीसरा फार्मूला ये याद रखना है। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, सही है। और E इजिकल्स टू एच म्यू, ये भी आपने याद रखना है। फ्रीक्वेंसी को कोई वैल्यू दे देंगे, प्लांक्स कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता है। ठीक है ना, तो वो फिर आप उसमें पुट करके जो है ना एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड कभी न्यूमेरिकल आया नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड को न्यूमेरिकल आते हैं। जस्ट थ्योरी से पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा, आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सही है ना? और कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में ना आ रहा हो? फॉर्मूला सारे याद नहीं रखने हैं, सिंपल सिंपल करके फर्स्ट स्लाइड में देख लेता हूँ, सही है। हाँ, हिस्ट्री में जो है, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है आपने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड कैथोड रे को जो हम इलेक्ट्रॉन जो है कह रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी रे होती है केनॉल रे। ठीक है, इसको हम जो है प्रोटॉन भी कह रहे होते हैं, या एनोड रेस। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। ओवरऑल एटम एटम पे, ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होती है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो इस वजह से जो है एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये साइंटिस्ट के नाम याद रख लें। आर ए मिलिकन ने जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करा था। ठीक है, जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। सही है, और जे जे थॉमसन ने ई और एम रेशो भी बताया था। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी का ईयर भले ना आप याद ना रखें, ठीक है, सिर्फ डिस्कवरी की किसने वो साइंटिस्ट याद कर लें। हाँ, आप जो है रेडबर्ग कांस्टेंट की ऐसे वैल्यू याद रख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक बच्चे ने लिखा है। ठीक है,
लेकिन पर सेंटीमीटर यूनिट साथ में लिखिएगा, ठीक है। जी जी बेटा, इस पीडीएफ से अगर कर लेते हैं तो एमसीक्यूज आपके मोस्टली हो जाएंगे वैसे। सही है। जी ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके